आजादी मांगती है कुर्बानी जो दी हमारे बुजुर्गों ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्पेशल इंडिपेंडेंस सीरीज़। तो कल तो हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह न्यू दिल्ली में मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और फिर वीपी मैनन ने लुइस माउंटबेटन को भीख मांग के दोबारा इंडिया में बुलाया और फिर एक दफ़ा से फिर जो है इंडिया में ब्रिटिश राज यानी कि गोरे ही इंडिया की मुस्तकबिल का फैसला कर रहे थे कि इंडिया को आखिर किस तरह चलना है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह लुइस माउंटबेटन के प्लान जो है वो सक्सेसफुल हुए और वायलेंस कम करने में वो कामयाब हो गए। तो एमरजेंसी कमेटी तो सेटअप हो चुकी थी जिसमें तमाम टॉप के जो हैं इदारे शामिल थे, उनके नुमाइंदे शामिल थे और लुइस माउंटबेटन के कुछ अपना जो पर्सनल स्टाफ था वो भी उन्होंने एमरजेंसी कमेटी में शामिल किया और वो मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। तो जब ये कमेटी बन गई तो लुइस माउंटबेटन ने उन तमाम सरबराहान को लाइक डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन, रेलवे, एयरफोर्स, उसके अलावा जो है मेडिकल सर्विसेज के नुमाइंदों को बुलाया और उनको बताया कि किस किस तरह उन्होंने जो है वो जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा ये जितनी भी रेडियो टेलीकम्युनिकेशन बंद हुई है इसको बहाल किया जाए। तो लुइस माउंटबेटन ने कुछ दिन लिए, जब उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो उन्होंने जब मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने जो एक ग्राफिकल फॉर्म में नक्शा था वो टेबल पे रखा और इंडिया के लीडर्स उसके इर्द आके बैठे और ये पहला मौका था कि इंडिया के लीडर्स मैप को जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पे ये लुइस माउंटबेटन ने हेडलाइन दी हुई थी कि कहाँ पे नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना उनके ऊपर सख्ता ही तारी हो गया था। तो लुइस माउंटबेटन ने कहा अब आप मेरी बात गौर से सुने कि दिल्ली हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है और अगर हम लोग दिल्ली में नाकाम हो जाते हैं तो हम पूरे इंडिया में नाकाम हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले दिल्ली को नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लाना हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। और उन्होंने 48 घंटे दिए तमाम जितने भी पुलिस थी, आर्मी थी, उनको कहा कि जितने भी आपके एडिशनल ट्रूप्स हैं उनको आप न्यू दिल्ली में जो है वो मूव करें। उसके बाद जो उन्होंने दूसरा प्लान दिया उसमें उन्होंने कहा कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको फिर से नॉर्मल किया जाए ताकि लोग जो हैं लोगों का ध्यान बटे। उसके बाद तीसरी इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने पास की, उन्होंने कहा कि जितने भी ऑफिस बंद हुए पड़े इस इंतशार की वजह से, इन दंगे फसाद की वजह से, उन तमाम ऑफिस को दोबारा ओपन किया जाए। उसके अलावा जो लाशों के जगह जगह ढेर लगे हुए थे उन्होंने कहा तमाम लाशें उठा के शमशान घाट पहुंचाई जाए। उसके बाद जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी उन्होंने कहा कि टेलीफोन सिस्टम जो है उनकी जो वर्किंग रुकी हुई है उनको दोबारा ऑन किया जाए और जितने भी लोग जो हैं दिल्ली में फंसे हुए हैं लाइक हिंदू और सिख जो जिन्होंने कैंपों में पनाह ली हुई है उनको उन कैंपों से जल्द निकाल के किसी ऐसी जगह पे मूव किया जाए जो सेफ़ है ताकि वो जाके अपनी वहाँ पे ज़िंदगी शुरू कर सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लोग जितने कैंपों में मौजूद हैं जो मज़ीद आना चाह रहे हैं उनको वहाँ पे रोक दिया जाए क्योंकि हम पहले इनको सेटल कर लें, उसके बाद मज़ीद लोगों को लाया जाए। और वीपी मैनन कहते हैं कि लुइस माउंटबेटन की ये जो स्ट्रैटेजी थी इसने एक जैसे रॉकेट जेट त्यारा मूव करता है वैसे जो है काम किया क्योंकि 2 से 3 हफ्तों में इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए। काफ़ी हद तक जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी थी और उनको पता था कि पूरी कंट्रोल करने में तो हमें कई माह लगेंगे क्योंकि जिस तरह का लोग कत्लो गारत कर रहे हैं इनको काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो काफ़ी मामलात जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो गए थे। तो जब थोड़े मामलात कंट्रोल में आए तो लुइस माउंटबेटन ने ऐलान किया कि अब हम लोग फिर से जो एक्सचेंज का प्रोसेस है लाइक जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं और जो इंडिया में आना चाहते हैं फिर से ओपन करते हैं ताकि लोग जो है वो जल्द से जल्द जहाँ पे उन्होंने सेटल होना है वो सेटल हों और हम लोग विंटर से पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लें। और फिर जो है वो लोगों ने हिजरत स्टार्ट कर दी पाकिस्तान से, भारत से। और वही लोग बड़े अफसरदा थे, बड़े रंजीदा थे कि जहाँ पे उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी अब वो दोबारा वहाँ पे कभी वापस नहीं आएंगे और सब कुछ उनके माल सब कुछ उनका जो है उनसे छिन चुका है। और ये माइग्रेशन इतनी को तकलीफ़ दे थी कि हर बंदे को अपनी पड़ी हुई थी कि जो बच्चे थे, जो कमज़ोर लोग थे, जो बीमार थे, जो बूढ़े थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, उनको बस कुदरत के हाल पे छोड़ दिया गया, खुले आसमानों में छोड़ दिया गया। मतलब वो बस मौत का इंतज़ार कर रहे थे, किसी को उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये इतना को तकलीफ़ अमल था कि लोग अपने बुज़ुर्गों को छोड़ आए, लोगों के बच्चे गुम गए, लोग भूख की वजह से मर रहे थे, प्यास की वजह से मर रहे थे। और हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जो 45 मील का रास्ता लाहौर और अमृतसर के दरमियान था वो 45 किलोमीटर लाशों से भरा पड़ा था। और अभी लोग ये
माइग्रेशन की परेशानी, ये अभी लोग अभी पार्टीशन के दुख से बाहर नहीं निकले थे और तमाम जितने भी जो इदारे थे उनका सारा फोकस भी पार्टीशन पे था। और उन दिनों में 24 सितंबर 1947 को पंजाब में एक ऐसी आफत ने हमला किया, कुदरती आफत ने, कि लोग उसमें बह गए। जिन्होंने ख़ास तौर पे दरियाओं के पास जो है वो पनाह ली हुई थी, उनका सब कुछ बह गया, क्योंकि 24 सितंबर 1947 को पंजाब में सैलाब आ गया था। इस सैलाब की काफ़ी वार्निंग्स थी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि जिस तरह पार्टीशन का क्योस चल रहा था, तो इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा हिट किया था। इस तरह लोग जो पार्टीशन के दुख से बेचारे मरे पड़े थे, उनको आ जाके सैलाब ने और मार दिया। और ख़ैर किसी ना किसी तरह करके कुर्बानियाँ दे के, सब कुछ कुर्बान करके पार्टीशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया। और ये जब सब सिचुएशन क्लेमेंट एटले की गवर्नमेंट को पता चली तो उनके ऊपर इतनी को तनकीद हुई। विंस्टन चर्चिल ने तो आगे उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, उनके बखरे उधेड़ दिए। उन्होंने कहा बेटा ये तुम लोगों ने पार्टीशन किया, ये तुम लोगों की प्लानिंग थी, उधर लोग मर रहे हैं पंजाब में। तो क्लेमेंट एटले की हुकूमत भी काफ़ी तनकीद की जद में आ चुकी थी इस वजह से, लेकिन उनको इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन थी कि समहाउ और द अदर हम लोगों ने ये जो गले में एक हड्डी अटकी हुई थी वो उसका हम लोगों ने फ़ैसला कर दिया। तो यहाँ पे तो पार्टीशन की जो तारीख़ थी वो ख़त्म होती है। अब पार्टीशन की तारीख़ तो मुकम्मल हो चुकी थी, इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ी भी होंगी, बहुत सी चीज़ों में मेरे से गलती भी होगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जो मेन हाईलाइटेड चीज़ें थी वो आपको के साथ शेयर करूं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, क्योंकि वो उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो है इंडिया के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी को कैसे कत्ल किया गया, और उसके बाद हमारी जो इंडिपेंडेंस सीरीज़ है उसका अख्ताम हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।